मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान की जो बुक चलती है उनकी आज हम अध्याय नंबर 1 यानी कि जल और जंगल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका अध्याय नंबर 1 है जल और जंगल। इसी के जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे टोटल 9 अभ्यास के प्रश्न हैं। इनके आज हम इस वीडियो में उत्तर देखने वाले हैं और मैं पूर्ण विश्वास आप लोग को दिलाता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहोगे तो ये जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको यहीं पे याद हो जाएंगे और इसके साथ साथ आप अच्छी तरीके से समझ भी लोगे ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। तो चलिए एक एक प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा सत्य। यानी कि निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, कथन मतलब होता है वाक्य, सत्य है या असत्य है ये आपको बता देना है। तो पहला जो वाक्य है कि वर्षा जल का चरम स्रोत है, तो बिल्कुल सत्य बात है। जो वर्षा है वो जल का चरम स्रोत है, यानी कि वर्षा से ही जल प्राप्त होता है। ख में है कि नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ नदी से जल खेत में सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं जी। बहुत सारे आपका जो खेत की सिंचाई है वो बोर से भी होती है, पैन से, नहर से, सभी से होती है, सिर्फ नदी से तो नहीं होता है। तो यह सत्य है। ग में है कि जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं। तो देखिए, जल की कमी की समस्या का जो सामना है उस शहरी के क्षेत्र के भी व्यक्ति करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी। तो ये वाक्य जो है ये गलत है, यानी कि यह सत्य है। दूसरा जो आपका है प्रश्न कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको ये जो डॉट डॉट दिख रही है ये रिक्त स्थान है, इसको आपको भर देना है, जो यहाँ पे उचित शब्द भराएगा। तो क्या में है कि भौम जल प्राप्त करने के लिए क्या चीज तथा का उपयोग किया जाता है। तो जो भौम जल प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कुआं, यानी कि भौम जल प्राप्त जो नीचे की जल का स्तर है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुआं तथा नलकूप का उपयोग करते हैं। यानी कि कुआं भरा जाएगा पहला रिक्त स्थान में और दूसरा में भरा जाएगा नलकूप का उपयोग होता है। खा में है कि जल की 3 अवस्थाएं। आप लोग जानते हो कि जल जो है उनकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि ठोस भराएगा, द्रव भराएगा और गैस। ग में है कि भूमि की जल धारण करने वाली परत कहलाती है। तो आपको बताया दें कि जो भूमि की जल धारण करने वाला परत है उसको हम भौम जल स्तर कहते हैं। यानी कि ग में भरा जाएगा भौम जल स्तर। घ में है कि वन से हमें, तो वन से हमें हम लोग जानते हैं कि वन से हम लोग को क्या मिलता है, इमारती लकड़ी मिलता है और जलावन भी लिख सकते हैं। कुछ लोग जलावन का भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग क्या, इमारती लकड़ी और औषधियाँ भी आपको भी मिल सकती है, बात सही है। यानी कि वन से हमें औषधि भी मिल सकती है, कुछ फल भी मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण फल। तो आपको जो मन हो किसी दो को भर देंगे इसमें, ठीक। चा में है कि वन में छायावान पत्तियां और जंतु किस चीज को स्मृत करती है, तो मिट्टी को स्मृत करती है। छ में है कि सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से, यानी कि सूक्ष्म जीव जो है उनके द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो ह्यूमस है वो ह्यूमस बनता है। यानी कि जो मृत सूक्ष्म जीव होते हैं, मृत पादप, उसके द्वारा क्या करता है, सूक्ष्म जीव जो है पादपों पर क्रिया से ह्यूमस बना लेता है, यानी सड़ा गला के। अब आपका तीसरा जो प्रश्न है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार हो। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या प्रश्न कर रहा है कि समझाइए कि भौम जल जो, यानी भौम जल का स्तर है, उसकी पुनः पूर्ति किस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरता है। आप लोग भी जानते हो कि वर्षा होता है तो उसका जो पानी है वो पृथ्वी पर गिरता है। जल पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाबों, नदियों में जमा हो जाता है। और जो वर्षा जल है वो कहाँ कहाँ जमा हो जाती है, गड्ढा में हो जाती है, तालाब में हो जाती है, नदियाँ में जमा हो जाता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता जाता है। यानी कि उस तालाब से, नदियाँ से, गड्ढों से रिस रिस कर पृथ्वी के नीचे गड्ढा में चला जाता है, जमा हो जाता है। और भौम जल के नीचे जो आप लोग है मृदा अथवा कठोर चट्टान की परत के बीच संचित हो जाता है। आप लोग की बता दें कि जो मिट्टी है उसके नीचे
ढेर सारे पत्थर संचित रहते हैं और उस पत्थर पर जो है ये रिस रिस कर जो पानी गई वहाँ पे संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है वो भौम जल है, भौम जल का स्तर है, उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। तो आप लोग समझ गए हो कि किस प्रकार पुनः पूर्ति हो जाती है, क्योंकि जो वर्षा जल होती है वो नदियों तालाब इत्यादि में से रिस कर नीचे गड्ढा जो होती है आपकी चट्टानें उस पर जाके जमा हो जाती है रिस कर। तो इस कारण से जो भौम जल स्तर है उसका पुनः पूर्ति हो जाता है। चौथा प्रश्न है कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। यानी कि जो भौम जल स्तर है, यानी कि जो भूमि के जल का स्तर है वो नीचे जो गिर रहा है, यानी कि नीचे धीरे धीरे घटते जा रहा है जल का स्तर, उसके उत्तरदायी कारक क्या है, इसको आपको बता देना। तो देखिए, भौम जल के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। सबसे पहला जो कारक है वो उद्योगों की तेजी से वृद्धि। जितना उद्योग होगा उतना ही पानी की खपत होगी, और जब पानी की खपत होगी तो भौम जल स्तर का भी नीचे गिरना मुश्किल सी बात नहीं, एकदम आसान सी बात हो गई। उसी प्रकार दूसरा जो है बढ़ती जनसंख्या, यानी कि भौम जल स्तर के गिरने का, नीचे गिरने का जो है कारण यह भी है कि जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना पानी का खपत होगा। तीसरा सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता। आप लोग देख रहे हो कि जहाँ पे जो हमारी फसल धान होती थी वो एक पानी पटाना पड़ता था, जबकि अब जो है भगवान कभी बारिश ही नहीं हो रही है, भगवान करा रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा पानी का आवश्यकता पड़ रहा है सिंचाई के लिए, तो हम लोग बोर का उपयोग करेंगे। यानी कि जब वर्षा नहीं होती है तो हम लोग सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है हम लोगों के लिए। तो यह भी कारक है भौम जल स्तर के गिरने का। जो फिर चौथा है कुप्रबंध, यानी कि खराब जो हम लोग प्रबंध है। जैसे भैंस को अगर धोना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मोटर को चालू कर देते हैं और उसी से धोते हैं। तो ये सब गलत आइडिया है, यानी कि ये खराब प्रबंध है आप लोगों का। ये सभी कार्य करने के, जल बचाना है तो आप लोग जो जल है उसका बर्बाद ज़्यादा न करें, ताकि हमारी आने वाली जो भविष्य है वो भी उससे लाभान्वित हो सके। तो ये थी चौथा प्रश्न का उत्तर। पांचवा जो प्रश्न है कि कह रहा है कि कम से कम जल की उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। कह रहा है कि कम से कम जल का उपयोग, और उस स्थिति में आप लोग बगीचा आपको लगाना है, यानी कि बहुत कम मात्रा की जल रहेगा आप लोग के पास, ऐसा स्थिति में आपको कहा कि बगीचा लगाना है, और इसका रख रखाव के लिए क्या कदम आप लोग उठाइएगा। तो देखिए, कम से कम जल का उपयोग अगर करना है तो हम लोग बगीचे लगाते तथा रख रखाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बूंद यानी कि ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद से जो हमारी सिंचाई होती है उस विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि में हम लोग जानते हैं कि इस विधि द्वारा कम व्यास के पाइप जो होते हैं, पतले पाइपें होते हैं, उनसे जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। जो पौधे की जड़ होती है वहां पे एक एक बूंद गिराया जाता है। इस विधि में पौधे को जल की प्राप्ति हो जाती है और जल की बर्बादी भी कम होता है। दूसरा जो है इसके बचाव के उपाय कि छिड़काव द्वारा सिंचाई करेंगे। अगर हम नलकूप के जल के पाइप द्वारा खेतों में ले जाकर छिड़काव करते तो उससे कम जो है जल की बर्बादी होगी। और इस विधि से जो है बगीचे की सिंचाई की जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पत्तियां भी साफ हो जाती है छिड़काव करके, और आपका जो पौधे हैं वो भी, उसका भी सिंचाई हो जाता है। तो ये थे दो उपाय अगर कम पानी रहेगा उस स्थिति में बगीचे लगाने के। अब आपका जो छठा प्रश्न है अब वो है कि ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हमें वनों से प्राप्त करते हैं, जो हम हैं वन से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, ऐसे 7 जो उत्पाद हैं वो निम्नलिखित है। हम लोग वन से क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, गोंद, चंदन की लकड़ी, कागज हेतु लकड़ियाँ, बीड़ी बनाते हैं। जो आप लोग देखते होंगे गांव देहात में बीड़ी भी बहुत लोग, दादी माँ हम लोग को पीते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो। तो वो किससे बनता है? जंगल में जो कुछ पत्तियाँ उपयोगी होती हैं बीड़ी बनाने के लिए उससे। फिर उपयोगी फल भी हमको जंगल से मिल जाता है। तो ये 7 जो है उत्पाद ये हमको मिल जाता है। सातवां आपका क्वेश्चन है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। तो देखिए, वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होने के कारण क्या है हम आपको बता देते हैं। जानते हैं हम लोग कि वनों में जो घास है छोटे छोटे, उनका जीव जो है भोजन करते हैं। यानी कि अगर वन में घास भी है तो उसका भी उपयोग हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसका जीव जो है खरगोश लोग भोजन कर लेता है।
थोड़े हाथी बंदर, घोड़े हाथी बंदर आदि जानवरों के लिए वनस्पति भोजन। आप लोग यह भी जानते हो कि जो पेड़ पौधे हैं वो किसके लिए भोजन है? घोड़े हाथी बंदर इत्यादि के लिए। सड़ी पत्तियां का भी खाद बना लिया जाता है, यानी कि अगर जंगल में बर्बाद हो रहा है पत्ती भी, तो उसको भी सड़ा गला के हम लोग खाद बना सकते हैं। वनों के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम लोग के लिए उपयोगी है पौधा यानी जंगल। लकड़ियाँ मानव के उपयोगी, आप लोग ये भी जानते हो कि लकड़ी भी हम लोग के लिए जंगल प्राप्त करवाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन में जितने भी हर एक चीज़ हैं, चाहे वह सूखी पत्तियाँ ही क्यों ना हो, उपयोगी है। आप लोग समझ रहे हो कि आप किस लिए उपयोगी है। और जीव जंतु और वनस्पति है जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि जीव पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं और पेड़ पौधे जंतु पर या जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 8वां क्वेश्चन कि अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उन्हें हम अपनी खुली आंखों यानी नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसकी सहायता से हम लोग ये, जब हमको अपने नंगे आँख से नहीं दिखेगा तो उसको जूम करना पड़ेगा, तो हम तो अपने आँख से नहीं जूम कर सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको हम देखेंगे। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं यही सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखें वही क्या है? वो सूक्ष्म जीव है। और इसी सूक्ष्म जीव को हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। अब कहिएगा कि इसको अपघटक काहे कहेंगे सर? तो देखिए, अपघटक इसको इसलिए कहेंगे कि ये जो सड़े गले चीज़ है उनको गायब कर देता है, वहाँ से हटा देता है। जो सड़े गले चीज़ है उनको वहाँ से अपघटित करके हटा देता है, यानी सड़ गल जाता है, उसको खा कर वहाँ से हटा देता है। ये मृत जीव जंतु को अपघटित कर ह्यूमस में भी परिवर्तित कर देता है और ये पौधों के पोषण में भी सहायक होता है। आप लोग जानते हो कि कुछ कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो पौधों के पोषण में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अपघटक किसको कहेंगे? सूक्ष्म जीव को अपघटक कहेंगे। और ये वन एवं जीव के वृद्धि में भी आपको सहायक किस प्रकार जो पता ही चल गया, क्योंकि बहुत से ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं वो जीवों के लिए। अब जीव की बात करें तो देखिए, हम लोग जो खाते हैं दही, तो दही में भी लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, सूक्ष्म जीव होता है। तो उसके कारण ही ना हम लोग दही को जमा पाते हैं और उसको हम खाते हैं तो हमको फ़ायदा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जीव की वृद्धि में भी, जीवों की वृद्धि में भी ये क्या करता है? काम करता है सूक्ष्म जीव या अपघटक। और आपको बता दें कि अगर आपको किसी चीज़ को सड़ाना गलाना है तो उसके लिए भी अपघटक कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि अपघटक जो है हम लोग के जीवों की सहायता करता है। इसके बाद जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। और ये जो प्रश्न है आपका, ये इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। कह रहा है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के योगदान को समझाइए। यानी कि जो हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण कर रहा है पेड़ पौधा, उसका संतुलन कैसे बनाए रखता है वन, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया में छोड़ा गया जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा कारखानों से निकले धुआं वायुमंडल को दूषित करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि में पौधे के पास जमा हो जाता है। यानी कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कहाँ चला जाता है? पेड़ पौधे के पास। और जब सूर्योदय होता है तो यानी सूर्य उग जाता है, तो उसके बाद सूर्य की रोशनी में पौधों की पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसमें जमा जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्रतिक्रिया करवा देता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ऑक्सीजन छोड़ देता है तो फिर हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है वनों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण ही। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा तो हम लोग जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल नहीं बना सकता है। यानी कि वन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जो कारक है वो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन बनाए रखता है वो कौन है? तो वायुमंडल बनाए रखता है। तो ये जो 9th नंबर क्वेश्चन था ये भी आप लोग समझ गए। तो इस अध्याय में टोटल 9 प्रश्न थे, ये सभी आपको अच्छे तरीक़ों से देख लेना है, ताकि अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए। और इस तरह के वीडियो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देखने चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।